तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछला एपिसोड में देखा था एमसी का वो अगला कार्ड देता है और हमारा एमसी कंटिन्यू ऑप्शन को चुन लेता है और वापस आ जाता है और कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब आगे तुरंत हमारा एमसी फफनसी स्कूल एडवांस टेक्निक को यूज करता है, उस पर अटैक करके आगे बढ़ जाता है और वो बंदा वही राख में बदल के मर जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि अब जबकि फफनसी स्कूल एडवांस लेवल पर पहुंच गया है, ये इनक्रेडिबली पावरफुल है और ये पहली बार है जब मैं कंटिन्यू रखने का रास्ता आजमा रहा हूँ। ये मुझे एक पावरफुल दुश्मन को भी हराने और एक लाइफ के बदले में आगे बढ़ने का मौका देता है। ये सच में बहुत अच्छा है। फिर आस पास देखते हुए अपने मन में कहता है हमारा एमसी, ओह अब वो पर्सन मर चुका है जिसने मैजिक घेरा बनाया था। बिल्डिंग सामान्य सिचुएशन में लौट रही है, बेहतर होगा कि मुझे भी यहाँ से अब चले जाना चाहिए। फिर हमारा एमसी एक झोपड़ी के पास आ जाता है और वहाँ पर उसके सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। जियोक्सन कहता है कि आप वापस आ गए कैप्टन। योरिम बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक रहा। एमसी उन लोग से कहता है कि ये ठीक था। लैंडस्केप की तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। योरिम कहता है कि हमने काम पूरा कर लिया है सर। तो जियोक्सन कुछ स्क्रॉल लाते हुए कहता है कि यहाँ के आसपास के एरिया का एक मैप है। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर हमारा एमसी मैप में देखने लगता है और जियोक्सन बताता है कि सिटी एक बड़े स्ट्रक्चर डायगोनल शेप में है। वहाँ 4 इमारतें हैं जो निजी घर प्रतीत होती है। हमारा मानना है कि यहाँ पर एल्डर लोग हैं, लेकिन हमारे पास ये देखने का समय नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। तो योरिम कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के मेंबर्स की संख्या के संबंध में हमने लगभग टॉप 10 डिसाइपल की कैलकुलेशन की है और कुल मिलाकर लगभग 100 थर्ड रेट डिसाइपल यहाँ पर हैं। हमने कुछ लोगों को देखा है जो नियमित व्यापारी प्रतीत होते हैं। वे शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर आ जा रहे थे। तो हमारा एमसी कहता है कि ये बात सही है, पर जब वे अपना कॉम्बैट ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे तो प्रोबेबली उनके प्लेस पर अदर डिसाइपल को रखा गया है। तुम्हारे विचार में टैरियोंगमा सबसे ज्यादा कहाँ होंगे। तो जियोक्सन कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न बिल्डिंग सर, ये सबसे बड़ी सुरक्षा वाली जगह है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन इमारत के आकार को देखते हुए मुझे सस्पेक्ट है कि वे उसे यहाँ बंद करके उससे पूछताछ कर रहे हैं। जियोक्सन कहता है कि उन्होंने शायद एक गुफा खोदी होगी। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है। तो योरियम कहता है कि हमें खुद वहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ये भी सही है। अंदर के निजी घरों के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाहर के लैंडस्केप का भी निरीक्षण करना ना भूलो। टैरियोंगमा को ढूंढना इस मिशन का एकमात्र इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि वो जानकारी प्राप्त करने के बाद सुरक्षित निकल सके जिसकी हमें तलाश है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर। आराम से बोलता है कि बाय द वे मैंने देखा कि कोई गायब है। तो योंजिन कहता है कि ओह मुगी ने कहा कि वो कुछ देखने जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा देर से आ सकता है। हमारा एमसी कहता है कि अच्छा क्या ऐसा है। अभी गेट खुलता है तो वहाँ पर एक बंदा होता है। सभी सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी मुगीम अपना मास्क उतारता है और कहता है कि अरे रुक जाओ, ये तो मैं हूँ। ये बहुत ज्यादा क्लोज था। तभी योंजिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। यहाँ आने से पहले तुम्हें अपने सामान्य रूप में आ जाना चाहिए था। तुमने हमें डरा दिया। मुगीम कहता है कि अभी इसकी परवाह किसे है। मेरे सुंदर चेहरे पर लगभग खरोच आई गई थी। तो योरियम कहता है कि तुम्हें उस पर कोई छुपा हुआ हथियार फेंक देना चाहिए था सोरियोंग। तो सोरियोंग कहती है अब तो इसे फेंकने में बहुत देर हो चुकी है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें क्या पता चला। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने उसे पा लिया है कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि वो कहाँ है। तो मुगीम कहता है कि नॉर्थ वेस्टर्न बिल्डिंग में। जियोक्सन कहता है क्या तुम हमसे ये उम्मीद करते हो कि हम इस बात पर विश्वास करेंगे। तुमको कैसे मालूम। तो मुगीम कहता है क्योंकि मैं वहाँ गया था और खुद जाँच की है। लेकिन कैप्टन हमारे पास एक समस्या भी है। इमारत के चारों ओर एक जादुई घेरा था। योंजिन कहता है कि कैसा जादुई घेरा। तो मुगीम बताता है कि मुझे यकीन नहीं है। तो योंजिन कहता है कि तो फिर तुमको कैसे पता कि ये जादुई घेरा है। और वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। योंजिन कहता है कि तुमको यकीन है। तो मुगीम कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने देखा है। तो हमारा हमसे उन लोग से कहता है कि मुगी ने जो कहा वो सही है। वो प्रोबेबली टैरियोंगमा जैसे पर्सन को छिपाने के लिए जादुई घेरे जैसी किसी चीज का यूज करेंगे। तो योंजिन कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए कैप्टन। ये प्रोबेबली एक पावरफुल जादुई घेरा है। क्या आपको लगता है कि हम इसे तोड़ सकते हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। मैं ऐसे किसी पर्सन को जानता हूँ जो इस तरह के काम में अच्छा है। जो और क्वेश्चन मन में आए मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम सब क्या सोचते हो। तो वो लोग बोलते हैं क्या सर, ये क्या है सर। तो हमारा हमसे कहता है कि अगर माउंट हुआ सेक्ट टैरियोंगमा को बंधक बना रहा है, फर्स्ट डिसाइपल सैल्मा ने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। क्या इसका रीजन ये है कि टैरियोंगमा को बहुत पहले नहीं पकड़ा गया था। नहीं, केवल इससे बात स्पष्ट नहीं होती। तो सोरियोंग कहती है कि शायद हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं कैप्टन। शायद ये सिटी के लोग किसी के साथ व्यापार नहीं करते हैं। शायद वो पहले ही दल बदल कर चुके हैं। यह बात सुन के हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि दल बदल, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। अगर ये सच है तो सैल्मा जानबूझकर इस बारे में चुप रहा है। मुगीम कहता है कि लेकिन मैंने सोचा कि 9 ग्रेड सेक्ट ने अपने लाइफ की तुलना में गर्व को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया। क्या आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे। तो योरिम कहता है कि यही प्रॉब्लम है। अत्यधिक अभिमान लोगों को भ्रष्ट बना सकता है। इसके अलावा माउंट हुआ सेक्ट की रेपुटेशन उनकी एबिलिटी जितनी महान नहीं है। उनकी तुलना हमेशा
मुंदन और सोरियम सेक्ट से की जाती है। तो योनजिन कहता है कि लेकिन ये खतरनाक लगता है, उन्हें हमारे जैसे अपोनेंट सेक्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। तो योरियम कहता है कि शायद ये उनके सेक्ट का ही एक हिस्सा है। कुछ लोग अपने सेक्ट के खातिर साइड बदलने को तैयार रहते हैं, भले ही उनके वैल्यू डिफरेंट क्यों ना हो। इसके अलावा भले ही वो हमें नापसंद करते हो, लेकिन डेमन कल्ट और नाइन ग्रेड सेक्ट एक हॉस्टाइल लेकिन साझी रिश्ते के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करते हैं। तो ये सब बात सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें से कुछ बातें मेरी जानकारी में सत्य से मेल खाती है। गोनमा ने कहा कि सैल्मा को पैसा और गियर रिसीव होते हैं, जबकि माउंट हुआ सेक्ट को वास्तविक वॉर का अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन इस तरह का रिश्ता विश्वास की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे आसानी से एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। यह मानते हुए कि मेरे सबऑर्डिनेट सही है, हो सकता है कि इसमें मेरी सोच से भी ज्यादा कुछ हो, शायद मार्शल आर्ट टेक्निक भी। आखिरकार मैंने पहले भी इसका एक्सपीरियंस कर लिया है और इसके बारे में सुना भी है। जब मैं ग्यूम से लड़ रहा था तो एआई ने निश्चित रूप से उस मंत्र को एक डेमोनिक कल्ट जादू सर्कल कहा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पहले ही जादुई सर्कल का आदान प्रदान कर लिया होगा। तो फिर फर्स्ट डिसाइबल सैल्मा क्या कर रहा है? फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और उसके सबऑर्डिनेट घुस रहे होते हैं और हमारा एमसी कहता है कि वो वहाँ है, चलो अंदर जाएं। और कुछ लोग को देखते हुए कहता है कि उनमें से 5 हैं, है ना? और उन लोग का स्टेटस देखता है, उन लोग की कॉम्बैक्ट पावर देखता है, तो उन लोग की कॉम्बैक्ट पावर ज्यादा से ज्यादा 16 लाख होती है बस। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि उन चारों के पास केवल 10 लाख की कॉम्बैक्ट पावर है। मेरे सबऑर्डिनेट आसानी से एक सरप्राइज हमले से उन्हें मार सकते थे, वो जिससे मुझे लड़ना होगा। और एक बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है, उसका नाम मायो रंग होता है, माउंट हुआ सेक्ट का टॉप डिसाइपल होता है, सुप्रीम मास्टर पे होता है, उसका हेल्थ 20,10,000 होता है, QI 18,80,000 होती है, कॉम्बैक्ट पावर 44,30,000 होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये सच में सही जगह है? अगर उन्होंने यहाँ पावरफुल जादुई घेरा बना रखा है तो फिर उनकी सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों है? मुझे कोई भी बड़ा मास्टर दिखाई नहीं देता। हालांकि अगर आसपास कोई एल्डर होता तो मैं यहाँ चुपके से घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता। अभी मुगीन धीरे से बोलता है कि कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे लड़ने की जरूरत है। तभी वो वहाँ दीवार के पास कुछ करने लगता है और कहता है कि ये यहीं कहीं आसपास था, और वहाँ पर टच करता है तो वहाँ एक सीक्रेट रास्ता निकल जाता है। तो हमारा एमसी देख के चौंक जाता है। मुगीन कहता है कि देखा, मैं जानता था कि वो प्लेस यहीं था। मेरे फॉर्मर मास्टर मशीनों और जालों में बहुत स्किल्ड थे, तो मैंने उसे काम करते हुए देखकर थोड़ा बहुत सीखा। ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, क्या ये मशीन जादू से नहीं बल्कि मैकेनिकली ऑपरेट किया गया है? मुझे यहाँ ऐसा दुर्लभ उपकरण देखने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि ये सच है। ये वही जगह है जहाँ टारियोंग माँ को छुपाए हुए हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि सब लोग चुप रहो, मुगी और मैं वहाँ एक साथ जाएंगे, हमारा ध्यान रखना तुम लोग पीछे से। अगर मशीन चालू हो जाए तो वो शोर करेगी, इसलिए अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उसे निपटा देना। और मुगी उनसे कहता है कि जहाँ तक तुम्हारा सवाल है मुगी, मैं चाहता हूँ कि तुम बाद में मेरे लिए इस मशीन का एक मैप बनाओ। तो मुगीम कहता है कि लेकिन कैप्टन, आप तुरंत यहाँ नहीं समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ कैसे बनाया जाए। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। फिर वो लोग आ जाते हैं और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन लोग के सामने एक दीवार होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार की मशीन है? तो मुगीम कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ये एक जादुई घेरा है। तो हमारा एमसी कहता है कि एक जादुई घेरा, ये एक विशाल दीवार की तरह दिखता है। तो मुगीम कहता है कि वहाँ सभी प्रकार के जादुई घेरा है, उनमें से कुछ डिस्टोर स्पेस करते हैं या आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, और अदर घटनाएं हैं जो इल्यूजन पैदा करती है। ये एक भूल भुलैया चक्र है जैसा प्रतीत होता है। ये वही समय है जब रास्ता अवरुद्ध प्रतीत होता है, लेकिन सच में वो क्लियर होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है, एक मूवमेंट के लिए पीछे हटो। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार ये काम करेगा। ये कोई यांत्रिक उपकरण नहीं है, एक घटना है जो एनर्जी का यूज करके बनाई गई है। तो हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल लेवल 2 को ऑन कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे दिखाओ कि मैं अपने सामने के जादुई घेरे को कैसे तोड़ूं। और अपने मन में कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये सिमुलेशन लगभग हर चीज में एबल है, लेकिन ये असफल भी हो सकता है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है एनालाइजिंग। तो हमारा एमसी कहता है क्या ये काम कर गया? तो सिस्टम पे लिख के आता है नीचे दिए गए प्लेस को टच करें, हर स्थान पर क्रमिक रूप से कैलकुलेशन की गई QI की मात्रा को चार्ज करें। और वहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पर लिखा होता है यहाँ 150 QI चार्ज करें, यहाँ 5,000 QI चार्ज करें, यहाँ 12,000 QI चार्ज करें। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो, और अपने हाथ में QI को चार्ज करने लगता है। और सिस्टम पे लिख के आता है डिसेप्टिव लैब्रिंथ सर्कल को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है। ये देख के मुगीन कहता है सर आपने ये कैसे किया? और हमें हमारे एमसी के सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा बंधा हुआ होता है और वही टेरियोंगमा होता है। ये देख के मुगीन कहता है वो टेरियोंगमा है, वो अभी भी जिंदा है सर? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि वो सांस ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि योरिंग तेजी से भाग के आता है और कहता है कि कैप्टन। तो मुगीन कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? तो योरिंग बताता है मुझे लगता है कि उन्होंने बस इमरजेंसी अलार्म बजा दिया है, हर जगह आग की लपटें उठ रही हैं और माउंट हुआ सेक्ट के वॉरियर इलाके को घेर रहे हैं। ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि शिट,
जब मैंने मैजिक सर्कल बंद किया तो अलार्म बज गया होगा। योरिम पूछता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा कैप्टन। मुगीम भी बोलता है कि कैप्टन जल्दी करिए, और हमारा एमसी कहता है कि रुको 1 मिनट। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, तो हमारा एमसी उस पर देख रहा होता है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है अपने फ्यूचर के लिए आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे, उसे अपने साथ ले जाएंगे या उसे यहीं छोड़ देंगे। और ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये पहली बार है जब मैंने मेन स्टोरी में ये रास्ता देखा है मेरे फ्यूचर के लिए। इन रास्तों का मेरे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा बेहतर है। अगर मैं टेरियोंग माँ को अपने साथ ले जाऊं, मैं गोनमा को पूर्ण विश्वास अर्जित करूंगा। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि कैप्टन जल्दी करिए, और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम टेरियोंग माँ को इस तरह से ले जा सकेंगे। अगर हम पर भागते समय हमला हुआ तो डैम इट, मैंने पहले ही मैजिक सर्कल को डीएक्टिवेट कर दिया है, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, ये तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तभी हमारा एमसी ऑप्शन चुन लेता है उसको अपने साथ ले जाने का, और उसकी बेड़ियों को खोल देता है और उसको उठा लेता है। और हमारा एमसी बाकी सभी से कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी भाग रहा होता है और उसके सबऑर्डिनेट्स बाकी सभी को निपटा रहे होते हैं। जो ये जियोक्सन कहता है कि कैप्टन माउंट टू इफेक्ट ने पहले ही हमें घेर लिया है, हमारे पीछे हटना बेकार है। सोरियोंग बोलती है कि हम रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। योंगजिन कहता है कि जब तक हो सके आप भाग जाइए कैप्टन। हमारा एमसी कहता है कि लगता है मैं बहुत देर से आ गया। टेरियोंग माँ हमारे एमसी से कहता है कि मुझे एक सीक्रेट पैसेज पता है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या, तो वो बताता है कि यहाँ एक सीक्रेट दरवाजा है मैजिक क्रिस्टल के पास। मुगिन कहता है कि आपको यकीन है, तो बंदा कहता है कि मैं पूरी तरह से होश में नहीं था, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि एक विशाल जाल, दरवाजे को हिलाने वाले दांतों की आवाज। तो हमारा एमसी कहता है, वो कहते हैं कि वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है, मैं नीचे जाऊंगा और इसे तुम्हारे लिए खोलूंगा, जैसा ही मौका मिले तुरंत नीचे आ जाना तुम लोग भी। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है कैप्टन। फिर वो रास्ता दिखाता है हमारे एमसी को और कहता है कि हमारा एमसी कहाँ, तो वो बताता है कि जिस दीवार पर मुझे जंजीर से बांधा गया था वो एक नॉर्मल दीवार जैसी दिखती है, लेकिन अगर तुम सही जगह दबाते हो तो एक सीक्रेट रास्ता सामने आ जाएगा। तो मुगीम कहता है मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्रैप दरवाजों से काफी फैमिलियर हूँ। तो वो जाता है वहाँ पर आवाजें सुनने लगता है और वहाँ पर दबाता है तो वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और कहता है कि मुझे मिल गया। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो सही था, जादुई घेरे के अंदर सच में एक सीक्रेट रास्ता है। मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने ये सब कैसे बनाया। मुगीम कहता है कि चलो चले कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि वो टेरियोंग माँ को लेकर कोई भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि उन्होंने इसे क्यों बनाया, लेकिन अब मैं समझने लगा हूँ। इस पैसेज से लोगों का घूमना आसान हो गया है और ये पैसेज प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जम से प्रकाशित है। तो मैंने मैजिक सर्कल को डीएक्टिवेट कर दिया आउटसाइडर के लिए। जब एक घुसपैठिया मैजिक सर्कल को तोड़ता है, इस प्रणाली को सिटी के चारों ओर फ्लेयर्स लगाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि घुसपैठियों को घेर लिया जा सके, लेकिन वे प्रोबेबली लोगों से पूछताछ के लिए सीक्रेट पैसेज का यूज करते होंगे। फाइनली जब तक किसी बाहरी पर्सन को इस पैसेज के बारे में ना पता हो, वे सीधे माउंट इफेक्ट के जाल में फंस जाते हैं। अभी हमारे एमसी से वो कहता है कि क्या लॉर्ड गोनमा ने तुमको यहाँ भेजा है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, लॉर्ड गोनमा तुमको बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज के लिए, तुम किस यूनिट के लिए काम करते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि हम डेड स्पिरिट कंपनी के सिल्वर स्पिरिट यूनिट से हैं। तो वो बोलता है कि सिल्वर स्पिरिट यूनिट तुम्हारा मतलब ट्रैकिंग यूनिट से है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो बंदा कहता है कि तो फिर बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी मुगीम कहता है कि सर हमें रास्ता मिल गया है कैप्टन, ये एक डेड एंड है, मुझे लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। और हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं। टेरियोंग माँ कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम उनके डिफेंस को ब्रेक कर सको, यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो चाय पी रहा होता है और वो कहता है कि मैं जानता था कि वो इस और भागेंगे। तो दूसरा वाला कहता है तुम सही थे, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वे अंदर आए तो मेन गेट से अंदर आ गए, क्या ट्रैप दरवाजे में कुछ गड़बड़ है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के सामने वही दो बंदे बैठे होते हैं। उनमें से पहले वाला कहता है कि हेवनली मास्टर सेंट्रल प्लान में से सुप्रीम में से एक है, डिजाइन में कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर उन्हें सीक्रेट पैसेज के बारे में कैसे पता चला। तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन ये तरकीब बेहतर है, ये हमारे लिए अपना रिकॉर्ड बढ़ाने का एक मौका है, इससे पहले कि अदर एल्डर उन्हें पकड़ ले। टेरियोंग माँ कहता है कि उफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि बच निकलना आसान नहीं होगा यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के बाकी सबऑर्डिनेट भी आ जाते हैं। योंगजिन कहता है कि कैप्टन आप किसके इंतजार कर रहे हैं। जियोक्सन तभी सामने देखता है और कहता है कि ये साउथर्न ईस्ट बिल्डिंग है कैप्टन, एक बार जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमें जो भागने का रास्ता मिलेगा वो बाहर ही है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि यहाँ से बचना इम्पॉसिबल है। तो हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि ठीक है, तो फिर ये कैसा रहेगा। और अपने मन में कहता है कि ये एकदम रेडिकुलस है, हमने अभी तक अपना बेस्ट नहीं दिया है। और उन लोग से कहता है कि तुम सभी टेरियोंग माँ को अपने साथ ले जाओ और
आगे बढ़ो, हम अपने पॉइंट पर मिलेंगे। तो जियोक्सन कहता है कि आपका क्या मतलब है कैप्टन? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उन एल्डर्स ने जो कहा उसके आधार पर ऐसा लगता है कि माउंट इफेक्ट के अधिकांश वॉरियर मेन गेट पर इकट्ठा हुए हैं, और उन लोग से कहता है जल्दी करो, अगर तुम ज्यादा समय लोगे तो ये जगह भी सराउंडेड हो जाएगा। और अपने मन में कहता है वे शहर को हर दिशा से घेर सकते हैं, लेकिन शहर के नीचे एक घाटी है जहाँ वे हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर हम इस इमारत से बाहर निकल सकें तो हम कुछ समय के लिए उनसे बच सकेंगे। और वो दोनों बुड्ढे बोल रहे होते हैं, क्या तुम इन लोगों पर यकीन कर सकते हो? हम उनके सामने खड़े हैं लेकिन वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम यहाँ है ही नहीं। तो दूसरा वाला कहता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तुम किसे चाहते हो? तो बंदा कहता है कि मैं उन तीनों को आगे ले चलूंगा, साथ में उस आदमी को भी जो उनके लीडर जैसा दिखता है। तो पहला वाला कहता है कि ये बहुत बुरा है, फिर मुझे लगता है कि मैं पीछे के 3 लोगों के साथ फंस गया हूँ। हमारा एमसी अपना स्वर्ण निकाल रहता है और कहता है कि ठीक है, बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और अपने मन में कहता है अब मेरे पास बचने का केवल एक ही रास्ता है, माउंट इफेक्ट के इन 2 लोगों को हराने का मेरे पास एक मात्र रास्ता था, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। अभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल एआई को ऑन कर लेता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एआई बोलता है तुम बेवकूफ लोग। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों अटैक कर देते हैं एआई पे, लेकिन एआई जंप करके ऊपर उड़ जाता है तो विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे पता था कि मैं एआई पर भरोसा कर सकता हूँ, वो उन्हीं स्किल का यूज करता है जो मैं करता हूँ, लेकिन वो उनमें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा उसने इतना बड़ा की वायु विस्फोट किया और फिर भी किसी तरह मेरे सबऑर्डिनेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, शायद इसका एलाइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने विंड ब्लेड सीक्रेट टेक्निक एबिलिटी की खोज की है, ये स्वॉर्ड सच में बहुत अमेजिंग है। तभी एआई कहता है कि तुम बेवकूफ, देखो मैं तुम्हारे कारण कितनी मुसीबत में पड़ गया हूँ। और सामने वो बंदे दोनों कह रहे होते हैं कि तुम बास्टर्ड। तभी एआई कहता है कि चुप रहो और लेट जाओ, मैं यहाँ बात करना समाप्त नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि एआई ने विंड गॉड ब्लेड को यूज करता है, जिससे वो दोनों फिर से घायल हो जाते हैं और हमारे एमसी से वो कहता है कि हे बेवकूफ, अपने एक बैड डिसीजन के कारण अपने 5 सबऑर्डिनेट को तुमने खो दिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट तुम्हारा मतलब क्या है? तो एआई कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारे सबऑर्डिनेट को कम से कम 6 मिलियन कॉम्बैट पावर की जरूरत है, इस तरह वो पीछे हट सकते हैं और तुमसे मुलाकात होगी मिलन पॉइंट पर। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे ये कैसे पता चलता? इसके अलावा वे अभी भी भाग सकते हैं, यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं थी। तो एआई कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो एआई बताता है कि और उन लोगों के लिए तुम्हें उन्हें पहले ही बाहर निकाल लेना चाहिए था। तो हमारा एमसी कहता है कि एडवांस में? एआई कहता है कि हाँ, ये अच्छी बात है कि अपने पहले ही गियोम से छुटकारा पा लिया, अदरवाइज वो उनके साथ यहाँ होता। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या मुझे इस तरह ये मिशन पूरा करना था? मुझे उन दोनों को यहाँ नहीं पकड़ने देना चाहिए था, मुझे मिशन शुरू करने से पहले ज्यादा सावधानी से जांच करनी चाहिए थी, मैं बहुत जल्दबाज था। मर गए अगर तुम सभी तो तुम्हारे पास केवल 2 ही लाइफ बचे रहेंगे, और क्योंकि तुम बेवकूफ वाली गलतियां करते रहते हो, जल्दी तुम एक पर भी आ जाओगे। गोनमाई तुमको जो 3 रास्ते दिए हैं उनमें से एक सबसे आसान काम है, लेकिन तुम इसे भी ठीक से नहीं कर सकते। और चिल्ला के कहता है कि तुम कब सीखोगे? क्या तुमको लगता है कि तुम्हारा लाइफ अनलिमिटेड है? तुम्हारे सबऑर्डिनेट तुम्हारे कारण मरने वाले हैं। तो आराम से अपने मन में कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सका, मैंने सोचा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उसने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे सारे एफर्ट्स बेकार थे। रीजन चाहे जो भी हो, मेरे सबऑर्डिनेट मेरे कारण ही मरने वाले हैं। एआई हमारे एमसी से कहता है कि तो तुम क्या करने वाले हो? अगर मैं इन दोनों को मार भी दूं तो भी तुम अपने सबऑर्डिनेट को खो दोगे। मेट पॉइंट पर वेट करने वाला एकमात्र पर्सन टेरियोंगमा होगा, क्योंकि तुम्हारे सबऑर्डिनेट उसे बचाने की कोशिश में मारे गए। क्या तुम अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हो, या क्या तुम सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग को लगाओगे और फ्लेमिंग रेड बूट्स को अपने टूल बॉक्स में वापस रखो और इस मिशन को एक और ट्राई करो? और दूसरी तरफ वो दोनों अटैक कर देते हैं एआई पर। हमारा एमसी एआई से कहता है कि अरे उन्हें देखो पीछे से। तो एआई कहता है कि मैंने कहा कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्या तुम दोनों अभी मर जाओगे? और लेकिन तभी देखते हैं कि वो दोनों अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 कुनाई आता है, उन दोनों के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोरियोंग होती है। सोरियोंग कहती है कैप्टन की आप ठीक है? एआई भी चौंक जाता है और कहता है कि सोरियोंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो सोरियोंग कहती है कि मुझे माफ करिएगा, मैंने आपके ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकती। अभी हम देखते हैं कि एक बुढ़ा सोरियोंग पे अटैक कर देती है और कहती है कि तुम छोटी बास्टर्ड मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी हमारा एआई आता है, वहाँ पर उसको अटैक करके हटा देता है और दूसरी तरफ एक बंदा और अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर सोरियोंग सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि सोरियोंग को भी वो जान से मार डालता है। हमें दिखाया जाता है पहली बार एआई एकदम गुस्सा आ जाता है तो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अभी सिस्टम पे लिख के आता है एआई ने अवेकनिंग प्राप्त कर ली है, मार्शल आर्ट के प्रति
प्रति उनकी समझ बढ़ गई है। और ऐसे ही 3 बार नोटिफिकेशन यही आता है और हम देखते हैं कि एआई के बॉडी से पर्पल ऑरा निकलने लगता है और बहुत तेजी फैलने लगता है और हमें अलग ही रूप दिखाया जाता है हमारे एआई का। अभी सिस्टम पे लिख के आता है एआई ने डेमन मास्टर पर लेवल अप कर लिया है, एआई की रैंकिंग बढ़कर दूसरे लेवल पर पहुंच गई है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है कि डेमन मास्टर, तो क्या उनकी मार्शल आर्ट का लेवल बढ़ गया है? तभी सिस्टम पे लिख के आता है अब क्योंकि एआई मोड दूसरे लेवल पर पहुंच गया है, तुम्हारी बढ़ी हुई क्षमता के कारण समय लिमिट कम हो गई है, समय 900 सेकंड से 300 सेकंड हो गई है। तो हमारा एमसी कहता है कि टाइम लिमिट घट गई, मुझे लगता है कि इस स्किल पर रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि ये अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ करने वाले हो, मैं तुम्हें मरी हुई बास्टर्ड की तरह टुकड़ों में फाड़ दूंगा जो वहाँ पड़ी है। ये बात सुन के हमारा एमसी कहता है कि वो बास्टर्ड। अभी हम देखते हैं कि एआई तेजी से आता है और उसका सर पकड़ के सीधा दीवार पे लगा देता है और एक जोरदार वहाँ ब्लास्ट होता है और एआई कहता है कि वो क्या था, दोबारा बोलो। तो वो बंदा डरने लगता है और उसको पकड़ के उठा देता है और कहता है कि ये कोई आंसर नहीं है, तुमने मुझे सुना नहीं किया, और उसको जमीन पे दे मारता है। और तभी पीछे से एक एल्डर बचाने के लिए आता है और कहता है कि मास्टर गियोंग, और वो एल्डर अटैक कर देता है एआई पर, लेकिन एआई उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम वेट करो, मैं तुम्हें क्रॉस कर दूंगा। और बस उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बंदा दूर फेंका जाता है। पहले वाला कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो तुम इससे बच जाओगे? अभी हम देखते हैं कि एआई उसके सर पर एक जोरदार पंच मारता है और उसको मारता ही मारता जाता है और दूसरे वाले के पास आने लगता है और दूसरा वाला डरते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुमने अपने बेयर हैंड से मेरी स्वॉर्ड को कैसे पकड़ ली, क्या ये आयरन पाम जैसे कोई फिजिकल टेक्निक है, आखिर तुमको ऐसी टेक्निक कैसे पता? तभी एआई कहता है तुम जैसे बेकार को ये बताने का कोई मतलब नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अटैक कर देता है एआई पर, लेकिन एआई उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और हमारे एमसी से कहता है कि ओए बेवकूफ, जब फायर ऑफ डेमन स्टाइल एडवांस लेवल तक पहुंचती है तुमको एक स्पेशल स्किल प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि एआई ने फायर ऑफ डेमन स्टाइल फॉर्नल हेल फायर ब्लास्ट को यूज करता है और कहता है कि ये इस आग का कोई फिजिकल रूप नहीं है, पूरा आदमी इसे रोक नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वो जलने लगता है और एआई कह रहा होता है कि जब तक उसे एहसास होगा कि उसे क्या चोट लगी है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो केवल सिर्फ देख सकता है जब उसका अपना बॉडी जलकर मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है वहाँ पर, और वहाँ पर सिर्फ एआई खड़ा हुआ होता है। और हमारा एमसी कहता है क्या ये फायर ऑफ डेमन स्टाइल का कोई लास्ट टेक्निक है? तो एआई कहता है ये दूसरा स्पेशल टेक्निक है जो तुमको कीवाई चार्ज के बाद फायर ऑफ डेमन स्टाइल के लिए मिलता है। इसे एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए जो भी करना पड़े करो इसे, क्योंकि तुम एक बार इस स्किल को प्राप्त कर लेते हो तुम उन जैसे बेकार लोगों से नहीं हारोगे। तभी वो एक बुढ़े को देखता है और कहता है कि अरे एक और बात है, इस बार मैं तुम्हें अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक को शो करूंगा। एक बार सीख लेने के बाद भी इस स्किल को एक्टिवेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़ने की शक्ति की जरूरत नहीं है, तुमको एक निश्चित मात्रा में हेल्थ और कीवायु की भी जरूरत होती है। लेकिन इसे सीखना मैक श्योर करना, क्योंकि ये स्किल। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा एआई पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि आसमान से एक लाइटनिंग आती है और सीधा एआई के स्वॉर्ड में आ जाती है और एआई कहता है कि तुमको जिंदा रहने में मदद करेगा और अपने टेक्निक को चार्ज कर लेता है और कहता है कि अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक से एक जोरदार फ्लैश करता है जिससे वो बंदा वहीं मर जाता है और दर्द में चिल्ला रहा होता है और आसपास की जगह भी टूट जाती है। हमारे एमसी से एआई कहता है कि जब 4 एलिमेंट टेक्निक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएंगी तब तुम इसे सीख सकते हो। मेक श्योर करो कि तुम उन 2 स्किलों को सीखो जिनके बारे में मैंने तुमको बताया, वो इमरजेंसी में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और सिस्टम पे देखता है तो सिस्टम पे सिर्फ 99 सेकंड बचे होते हैं एआई का। एआई कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे सिचुएशन में एक और काम करना होगा, अब समय आ गया है कि मैं जाकर देखूं कि क्या मैं सही था। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलता है कि याद है मैंने पहले क्या कहा था, चलो हम खुद चलकर देखते हैं, तुमको गलत डिसीजन का रिजल्ट दिखाता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और एआई वहाँ से बहुत तेजी से भाग रहा होता है और हमारा एमसी एआई को देखते हुए कहता है वो बहुत तेज है, माउंट हुआ सेक्टर के वॉरियर उस पर उंगली भी नहीं उठा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि एआई एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ होता है। हमारे एमसी से कहता है कि देखो तुम्हारे सबऑर्डिनेट के साथ क्या हुआ है, तुम्हारी मूर्खता के कारण। और हमें दिखाया जाता है वहाँ जियोक्संग मरा पड़ा हुआ होता है और एआई कहता है कि वो देखो उनमें से एक वहाँ मर चुका है, एक और पास में पड़ा है। और हमें दिखाया जाता है योरिमी मरा पड़ा हुआ होता है। ये देख के हमारा एमसी बहुत सैड हो जाता है। एआई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमको
तुमको और कुछ दिखाने की जरूरत है। तुम्हारे सबऑर्डिनेट की कॉम्बैक्ट पावर इस मिशन को शुरू करने से पहले 6 मिलियन से ज्यादा होती, माउंट वॉशर्ट के वॉरियर अपनी किंग गोंग टेक्निक से उन्हें नहीं मार सकते थे। क्या तुम ये समझने लगे हो कि तुमसे गलती कहाँ हुई है? तुम्हारा एमसी कहता है कि ये बात शायद सुप्रीम डिसाइपल के बारे में सच हो, लेकिन एंशियंट के बारे में क्या होगा अगर वे हमारे पीछे आ गए? तो यही चिल्ला के उससे कहता है कि तुम पागल हो, तुमने उस एरिया की खोज की थी, है ना? उनका कोई भी सबसे पावरफुल एल्डर यहाँ नहीं है, सबसे पावरफुल ग्यूमा था और तुमने उसे हरा दिया। बाकी लोग एक अलग सीक्रेट ब्रांच में इकट्ठा हैं। तुम्हारा एमसी कहता है कि ऐसा क्यों? तो एआई कहता है कि समझाने का समय नहीं है, तुमको टेरियुमा से पूछना होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेकंड डिसाइपल मायू के डिसाइपल आज रात इस प्लेस पर अटैक करने वाले हैं। टेरियुमा को माउंट वॉशर्ट की सीक्रेट शाखा के बारे में तब पता चला जब उन्हें पकड़कर यहाँ लाया गया और उन्हें यहाँ जानकारी दी, फोर्थ डिसाइपल को नहीं बल्कि दूसरे डिसाइपल को। इसलिए वो इस जगह पर छापा मारने जा रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? तो एआई कहता है कि ये बात तुमको खुद पता करनी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं पहले क्रोधित हुआ था तो मैंने तुम्हारी सारी संभावित पावर का यूज किया था। इस प्रोसेस में मैंने तुम्हारी एनर्जी का यूज कर लिया, इसलिए जब हम प्लेस बदलते हैं तो प्रोबेबली तुम मारे जाओगे। ये बात सुन के हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि क्या? तो वो बोलता है चिंता मत करो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तलवार और जूते तुम्हारे टूल बॉक्स में रख दूंगा। एनीवे, इसके लिए मुझे माफ करना है, इसलिए मैंने तुमको ये सब बातें बताई। और हाँ, एक और बात, अब जबकि मैं लेवल अप हो गया हूँ, तुम कुछ समय तक मुझे बुलाने में एबल नहीं होगे। एक बार जब तुम ट्रांसेंडेंटल डेमन मास्टर तक पहुँच जाओगे तो तुम मुझे बुला सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, है ना? बस इतना याद रखो। खैर, इतना ही। टाइम खत्म हो जाता है और एआई भी चला जाता है और हमारे एमसी का हेल्थ पूरा खत्म हो जाता है और हमारा एमसी मर जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपके पास 2 ही लाइफ बचे हैं। फिर हमारा एमसी एक लाइफ को यूज करके लॉर्ड सेव पॉइंट का यूज करके अपने रूम में आ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि उस बेकार एआई ने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी। कुछ मोमेंट पहले लाइफ और डेथ की लड़ाई में था मैं। ये अजीब लगता है कि अचानक सब कुछ इतना पीसफुल हो गया। मैं उस रात में वापस चला गया हूँ जब मैंने मंजुंग ग्यूंग का मिशन पूरा किया था और यहाँ वापस आ गया हूँ। मैंने इस रास्ते को चुनना और वहाँ वापस जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आखिरकार तब तक मेरा अल्टीमेट टाइम मिशन पूरा करने में खर्च किया गया था। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, सोसंसी स्कूल के लेवल के कारण आपकी कॉम्बैक्ट पावर बढ़ गई है, आपकी लड़ने की शक्ति फायर मार्क डेमन स्टाइल के लेवल के कारण बढ़ गई है। तो हमारा एमसी कहता है ये वो स्किल है जिनका एक्सपीरियंस मैंने अभी वॉर में किया है। मेरी क्यूआई और हेल्थ नॉर्मल नहीं है, लेकिन कम से कम इससे ये पता चलता है कि टेक्निक के रिजल्ट मेरी लड़ने की पावर बढ़ गई है। मुझे लगता है कि मेरी कॉम्बैक्ट पावर 12 मिलियन थी। एक बार जब मैं जोगपा के लिए मंजून ग्यूंग का मिशन पूरा कर लूंगा तो मेरे स्टेट्स मरने से पहले वाले लेवल तक पहुंच जाएंगे। एक और बात, मुझे आश्चर्य है कि एआई सच में कौन है। ऐसा लगता है जैसे वो फ्यूचर देख सकता है। वो न केवल उन स्पेशल टेक्निक के बारे में जानता है जो मुझे मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक कि क्या होने वाला है इसके बारे में भी। इससे मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है। क्या उसने भी मेरी जैसे ही एक्सपीरियंस किए हैं? क्या वो वही है जिसने स्टेटस विंडो और उसके अंदर रास्ते बनाए हैं, या शायद वो इन सुविधाओं के खिलाफ लड़ रहा है जो अभिशाप की तरह है। फिर हमारा एमसी एआई को समन करता है, लेकिन सिस्टम पे लिख के आता है आप 2 लेवल एआई को नहीं बुला सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है ये सच में काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब तक मैं डेमन मास्टर तक नहीं पहुंचता मैं उन्हें दोबारा नहीं बुला सकता। रुको, मैंने अभी कुछ सोचा। इस समय फ्री स्टाइल कॉम्बैट मोड के लिए न्यू नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन ये मुझे फ्री स्टाइल मोड एक्टिवेट करने से पहले के समय में वापस जाने की अनुमति नहीं देता है। फिलहाल मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि एआई ने क्या कहा। अपने हेल्थ और क्यूआई को बढ़ाओ और लोगों का मिशन पूरा करो। इन्फर्नल हेल फायर ब्लास्ट और अल्टीमेट विंड गॉड। एआई ने जो जोर दिया था उसे करने के लिए अपनी ट्रेनिंग टेक्निक में बदलाव करने की जरूरत है। फिर हमारा एमसी बाहर आता है और सोच रहा होता है पास्ट में मैं केवल अपनी कॉम्बैक्ट पावर बढ़ाने पर ही ध्यान देता था, लेकिन एआई ने मुझे हेल्थ और क्यूआई के इम्पोर्टेंट याद दिला दी। ये 3 इसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहा है। इजेंस, माइंड एंड बॉडी एनर्जी। डेमोनिक मार्शल आर्ट और प्योर स्कूल मार्शल आर्ट दोनों उन मूल सिद्धांतों पर आधारित है। मैं सिद्धांत रूम में तो समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे ट्रेनिंग करूँ ताकि मैं सुधार कर सकूँ। ऐसे समय में मैं सच में चाहता हूँ कि मेरे पास एक अच्छा टीचर होता। मुझे लगा कि शायद यही समाधान हो सकता है। ये एक कोशिश के लायक है। मुझे यकीन है कि इससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। तभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को ऑन करता है और सिस्टम पे लिख के आता है आप किस तरह का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे दिखाओ कि मैं अपनी क्यूआई और हेल्थ कैसे बढ़ाऊं, और सिस्टम एनालाइज कर रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये एक लास्ट चीज है जो मुझे अभी जवाब दे सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मुझे बताएगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता पाथ फाउंड हो गया है। स्पेशल लेसन है कि कैसे 6 महीने के अंदर अपने हेल्थ और क्यूआई को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि स्पेशल लेसन, और वहाँ डेली रूटीन दिखाया जाता है। हर दिन 62 मील लंबी दूरी की दौड़, 180 बार माउंट पर चढ़ना,
वापिस आना, समुद्र तल से 6400 फीट ऊपर 360 बार, वेरियस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, पुशअप और चिन अप्स। झरने के नीचे 2 घंटे तक सांस लेने की आपको जरूरत है। लास्ट, पत्थर की दीवार पर बैठकर 2 घंटे की कल्टीवेशन करें। तो हमारा एमसी ये सब देख के कहता है, क्या मुझे इस तरह से ट्रेनिंग लेना चाहिए? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या ये सच में मुझे स्ट्रांग बनाएगा? नहीं, सिमुलेशन पे मैं डाउट नहीं कर सकता। इससे पहले ऐसा कभी गलत नहीं हुआ था। मैं भी इसे एक मौका दे सकता हूँ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी रेडी होता है और कहता है कि अब समय आ गया है अब शुरू से शुरुआत करने का। मैंने पहले भी एक बार कोशिश किया है, इसलिए इस बार ये ज्यादा तेज होगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, आपने मंजन ग्यूम का मिशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। आपको पहले ही 3000 सोने के सिक्के मिल चुके हैं। आप अपनी पसंद का गियर बना या खरीद सकते हैं। आपने पहले ही सीक्रेट बुक का 4 में से 1 के नक्शे का हिस्सा प्राप्त कर लिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो मुझे पैसा या मेरे टूल बॉक्स में नक्शे का हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि ये पहले मुझे ही मिल चुका था। अच्छा, इससे उसका ख्याल रखा जाएगा। अब जब ये वो भाग है, अब जब ये वो फेत है जिसे मैंने पहले छोड़ दिया था, तभी सिस्टम पे हमारे एमसी को सारे वेपन दिखा दिए जाते हैं। तो हमारा एमसी सारे के सारे खरीद लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है, आपने विलो लीफ ब्लेड को परचेज कर लिया है, आपने मून ब्लेड को परचेज कर लिया है, आपने एंशियंट सोर्ड को परचेज कर लिया है, आपने हुक्ड ब्लेड स्पीयर को परचेज कर लिया है, आपने घोस्टली एरो को परचेज कर लिया है। मुगी इम की फाइटिंग पावर 5,50,000 से बढ़ गई है। योंजिन की फाइटिंग पावर 6 लाख से बढ़ गई है। जोक्सन की फाइटिंग पावर 7,50,000 से बढ़ गई है। योरियम की फाइटिंग पावर 6,50,000 से बढ़ गई है। सोरियों की फाइटिंग पावर 9 लाख से बढ़ गई है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है कि मेन स्टोरी में एंटर करने से पहले मुझे अपने सबऑर्डिनेट की कॉम्बैट पावर को कम से कम 6 मिलियन तक बढ़ाना होगा। ठीक है, अगले पार्ट पर फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और उसके सबऑर्डिनेट पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। मुगीम कहता है कि कैप्टन, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये किसी प्रकार का इम्पोर्टेंट मिशन है? हम इतना सारा खाना क्यों ला रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि हम लगभग वहाँ पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर और रुको। तो मुगीम कहता है कि ठीक है सर, और अपने मन में कहता है कि वो हमें बता क्यों नहीं रहे हैं। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि ये माउंट टाइगोंग है, नीचे चियोंगे झील है और तुम पश्चिम से आती ठंडी हवा को महसूस कर सकते हो। यह माउंट इतना ऊंचा है कि इससे लोगों को ऊंचाई से संबंधित बीमारी हो जाती है। मैंने जनवरी का शेष समय चियोंग के आसपास के एरिया की खोज में बिताया। फरवरी में मैंने एक मिशन को अंजाम देने का फैसला किया और इसके पीछे एक रीजन है कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ लेकर आया हूँ। फिर वो लोग एक जगह पहुँच जाते हैं। मुगीम कहता है कि ये व्यू बहुत अमेजिंग है। तो योंजिन कहता है कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। तो जियोक्सन कहता है कि उसे रहने दो, वो ग्रुप में कभी भी सबसे पावरफुल नहीं रहा। तो योंजिन कहता है कि ये सच है। मुगीम कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो योरिम कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, कैप्टन कुछ कहने वाले हैं, सुनो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ी, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। आज से हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे। तो योंजिन कहता है कि क्या ट्रेनिंग? तो जियोक्सन कहता है कि क्या आप हमारे साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं कैप्टन? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, अगले 6 महीनों के लिए हम स्पेशल रूप से अपने हेल्थ और QI को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। ये डिफिकल्ट होगा, मैं होप करता हूँ कि तुम सभी आगे बढ़ोगे। और अपने मन में कहता है यहाँ ट्रेनिंग लेकर अपने स्टेट्स बढ़ाओ। सिस्टम पे लिख के आता है, आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं ये मेक श्योर करने जा रहा हूँ कि हम मेन स्टोरी में हार ना जाएं। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और सीजन 1 भी यहीं खत्म होता है। तुम लोग लेकिन चिंता मत करो, सीजन 2 भी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।